क्या बोल रहे हो बेटा? जो कंस्ट्रेंट आया उसका आप वापस से बता सकते हैं, वो वाला ब्लू में? एक सेकंड, मैं कहते समझा नहीं। सर वो A1 A2 का जो A1 A2 का जो रिलेशन आया वो आप वापस बता सकते हैं? तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैं और कोई बोलो भी, क्या बोल रहा है वो? सर A1 A2 का रिलेशन पूछ रहा है वो एक्सप्लेन करने के लिए। A1 A2 भाई देखो, जो हमारा ये वाला ब्लॉक था 2M वाला, इसके ऊपर जो मेरा इंटरनल फोर्स जो है और टेंशन, उस पर कहाँ की तरफ फोर्स लग रहा है? टेंशन यहाँ की तरफ लग रहा है ना। कितना लग रहा है? 2T। और मैंने उसका एक्सेलरेशन कहाँ अज्यूम किया है? यहाँ की तरफ A1। अब इसकी बात करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर कितना टेंशन लग रहा है? 3T यहाँ की तरफ। इसका एक्सेलरेशन कहाँ अज्यूम किया है? यहाँ की तरफ। अब लगाओ समेशन Pi डॉट xi इक्वल टू 0। यहाँ पे व्हाट इज द एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड ये अपना टेंशन कितना है? हाँ भाई 180। 180। 180। तो जब दो वेक्टर जिनके बीच में 180 डिग्री का एंगल है तो क्या आता है? डॉट डायरेक्ट प्रोडक्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो माइनस 2T इंटू A1। यहाँ पे कितना आएगा? एंगल कितना है? 0। तो प्लस, तो 3T इंटू A2 शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? 2A1 इक्वल टू 3। सर जो 2M पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो टेंशन लेना है उसको अकाउंट में ले लेना है। नहीं नहीं, अरे इंटरनल फोर्स कौन कौन से हैं इसके ऊपर? इंटरनल तो ये है ना, हाँ इंटरनल, वो तो सर, हाँ एक्सटर्नल सर, बन ठीक गया। है ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल और दूं, सपोज ये मेरे पास में एक ब्लॉक है, इसमें यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। सपोज यहाँ पे मैंने लगा दिया 10 न्यूटन का फोर्स। यहाँ पे लग रहा है T1, यहाँ पे लग रहा है T2। अब अगर मुझे इसका एक्सेस यहाँ पे एज्यूम किया A1, इसका यहाँ पे एज्यूम किया A2, अगर मुझे ना रिलेशन लेके आना है A1 A2 में, तो मैं सिर्फ इसको लूंगा ना, इस वाले टेंशन को। A1 और A2 वाले के बीच में मैं इंटरनल कौन सा है, इसका कोई यूज नहीं है ये यहाँ वाले का, वो तो एक्सटर्नल बन गया। तभी तो बोलूंगा इसका एक्सेशन इधर, यहाँ टेंशन, इसमें यहाँ टेंशन, एक्सेशन यहाँ पे, तभी तो आता है A1 इक्वल टू A2। तो ओनली मैं इंटरनल वाले को लेते हैं। When tension works as an internal force, then work done by the tension on the whole system is 0. Okay, clear भाई? हाँ भाई बोलो। यस सर, यस सर। ओके, तो पहले तो मैं तुमको कुछ नोट्स भेज देता हूँ। जेड कौन कौन से हैं तुम्हारे बैच? सीवुड के दो है ना, ये इंटी स्टेट, इंटी सीबीएसई और खरगर वाला। खरगर इंटी ना। हाँ, इसके ऊपर मैंने इलेक्ट्रोस्टैट्स के दो वो भेजे हैं ना। एक बार ओपन करके देखो, उसमें एक में थ्योरी है, एक में एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज के अंदर तुमको हेडिंग दिया हुआ है पूरा प्रॉपर, खैर उसमें आंसर की भी मार्क है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो तुमको पूरा वो करना है, जैसे जैसे करवाता जाऊंगा वैसे वैसे सारे क्वेश्चन करने हैं। सर ओके। इलेक्ट्रोस्टैट सीए में नहीं आएगा ना? अरे नहीं आएगा यार, तू क्यों डरता है? मुझे सीए ना हो गया पूरा, क्या हो गया, इतना क्यों डर लगता है सीए से? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है सर। और क्या, जब देखो सीए सीए करते रहते हो तुम लोग। अबे एग्जाम को बस ऐसे लो, बस एग्जाम है, ठीक है, देना है। अब तो आदत हो जानी चाहिए, 1 साल हो गया। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो फर्स्ट विल कम टू द डेफिनेशन। बताओ ना, कौन बताएगा डेफिनेशन क्या होता है? हम्म, बताओ बताओ जोएब।
स्टैटिक एनर्जी से रिलेटेड। क्या क्या बोल रहे हो? तो मतलब वो स्टैटिक एनर्जी जो होता है उससे रिलेटेड है। कि क्या बोल रहा है यार, मेरी आवाज ही नहीं पहुंचती है यहाँ तक। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ अब बोलो। सर मैं बोल रहा हूँ वो स्टैटिक एनर्जी ये सबसे रिलेटेड है क्या? स्टैटिक एनर्जी क्या होता है? ये तो मैंने कभी नाम ही नहीं सुना कि क्या होता है स्टैटिक एनर्जी। सर चार्जेस रेस्ट पे हो। हाँ सर, मतलब वो लाइक और अनलाइक चार्जेस के बेसिस पे होता है। ओके तो सबसे पहले हम एक वो वर्ड काम में लेते हैं, चार्ज। क्या होता है चार्ज? व्हाट इज चार्ज? चार्ज की सर कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उसके बेसिस पे उसको डिफाइन करते हैं। ओके कौन सी प्रॉपर्टी? सर चार्ज मतलब जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट होंगे, जो लाइक अरे तो अरे रे रे मैं बोल रहा हूँ व्हाट इज चार्ज। जैसे अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट इज फोर्स, तो फोर्स को तुम ऐसे नहीं बोलते ना, फोर्स बाई मास, मास इक्वल टू एक्सेलरेशन। ये होता है, तुम बोलते हो फोर्स क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, पुश और पुल, राइट? ये उसका डेफिनेशन है। तो तुम जो बता रहे हो वो तो प्रॉपर्टी है उसकी। मैं पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज चार्ज। सर एक जो करंट प्रोड्यूस करने की चीज। ओहो, तुम तो एक चार्ज की डेफिनेशन में एक हैवी वर्ड लेके आ गए हो, करंट। करंट का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। अब उसके अंदर भी चार्ज आ गया। सो देखो सिंपल सी बात है, चार्ज, चार्ज को व्हाट हम इज फ्री चार्ज? इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एनर्जी। वी डोंट नो, हमको नहीं पता चार्ज क्या। जैसे कोई तुमसे पूछे व्हाट इज मास, तो उसका भी कोई डेफिनेशन नहीं है। यस, मास क्या होता है ये हमको नहीं पता, लेकिन मास करता क्या है वो हमको पता होता है और हम उसी को स्टडी करते हैं। तो उसी टाइप से चार्ज क्या होता है हमको नहीं पता। चार्ज क्या यार, देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ चार्ज, ये हमको यूनिवर्स ने दिया है। बट चार्ज करता क्या है वो हम पढ़ेंगे, है ना? बट वी स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। हम देखते हैं कि जो मतलब सेम चार्ज होते हैं वो इन्हें रिपेल करते हैं, अपोजिट होते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं, इस टाइप की चीजें हम उसको पढ़ते हैं। जैसे मास है, तो मास जो होता है हमको नहीं पता मास क्या होता है, हम मास के प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि मास के ऊपर अगर मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो फिर वो क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन आएगा उसका, है ना? इस टाइप की चीजें। उसके पास में अगर वेलोसिटी है तो उसके पास में एनर्जी स्टोर है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये। अब चार्ज कितने टाइप के होते हैं? 3 दो तरह के। तीन सर, एक दो ही तो होते न्यूट्रल, हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तीसरा कौन सा आ गया? न्यूट्रल न्यूट्रल को चार्ज थोड़ी है, न्यूट्रल तो जो न्यूट्रल है उसको चार्ज थोड़ी बोलते हैं। न्यूट्रल चार्ज नहीं होता है। चार्ज का मतलब ही होता है या तो पॉजिटिवली चार्ज या और नेगेटिवली चार्ज। तो टाइप ऑफ चार्ज होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव, किसी भी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कब बोलते हैं और नेगेटिवली चार्ज कब बोलते हैं? हमें पता है कि कोई भी जो एटम होता है या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, दैट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, राइट? न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल बॉडी, हमें उससे मतलब नहीं है। तो पॉजिटिवली चार्ज का मतलब होता है व्हेन जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हैज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब उसके पास में इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन ज्यादा है, ठीक है?
तो उस बॉडी को बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज। और इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव को एक्सेस हो जाएगा। व्हेन ऑब्जेक्ट, ठीक है, हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि नेगेटिवली चार्ज है, और जब ये होता है तो ये। अब चार्ज के कुछ है प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहली बात तो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी, इसका जो मैग्नीट्यूड है कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव। स्केलर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो सकता है, वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता। पता है ना ये? हाँ जैसे मतलब कि वर्क डन है, वर्क डन हो सकता है नेगेटिव, ठीक है, लेकिन अगर तुम बोलोगे फोर्स, फोर्स कैन नॉट बी नेगेटिव। फोर्स के सामने अगर माइनस साइन लगा हुआ है मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज ऑपोजिट, ठीक है ना। तो स्केलर क्वांटिटी ये होता है। अब आता है इसका यूनिट। क्या होता है यूनिट? किसने डिस्कवर किया था चार्ज? कूलम। 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 तो उन्हीं के नाम के ऊपर रख दिया था। चार्ज का जो यूनिट है कूलम, ठीक है। जनरली इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। ये मेरे पास में ऐसा यूनिट है, ठीक है, हम ऐसा ही काम में लेते हैं और हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। अब कुछ चार्ज की थोड़ी बहुत और प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, हमने पहले बोल दिया, ठीक है। चार्ज इज कंजर्व, मतलब टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कंजर्व्ड, but total positive and total negative are not conserved. कैसे? How? भाई देखो, कोई भी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं, या तो उसको इलेक्ट्रॉन हम देंगे या इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैंने इलेक्ट्रॉन दिया है मतलब वो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से आया है। तो टोटल अगर मैं बात करूंगा तो टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज सेम। तो जैसे हमारे पास में NaCl है, ठीक है। तो सपोज हमारे पास यूनिवर्स के अंदर चार्ज है और हमारे पास में NaCl को मैंने इसके अंदर ब्रेक कर दिया, Na+ एंड Cl-। तो अभी क्या हुआ, यूनिवर्स के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज थे उनकी वैल्यू बढ़ गई। भाई एक NaCl चुपचाप रखा हुआ था, वो क्या था, न्यूट्रल था। बट जैसे ही वो इसके अंदर हो गया तो यूनिवर्स में टोटल पॉजिटिव चार्ज का नंबर भी बढ़ गया और टोटल नेगेटिव चार्ज का नंबर भी बढ़ गया। बट अगर मैं सबको कंबाइन करके देखूं तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या बन गया, न्यूट्रल। तो हम कहते हैं कि टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व बट टोटल पॉजिटिव एंड टोटल नेगेटिव आर नॉट पॉजिटिव। अगर तुम्हारा पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके हाँ भाई। यस सर। हाँ सर। Yes, Okay. sir. mass of negative charge body is greater than mass of positively charged body। कैसे? सपोज मेरे पास में इलेक्ट्रॉन आया है ना, तो मेरे electron पास का एक mass मतलब कि हाँ ये मतलब कि मान लो मैं एटम है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन थे 2 3 4 5 सपोज ऐसे थे, ठीक है। ये अभी कैसा है ना, न्यूट्रल है। अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो ये बॉडी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो इसका मास भी तो कम हो गया। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो उसने एब्जॉर्ब कर लिया इस वाले इलेक्ट्रॉन को, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो ये कैसा बनेगा, पॉजिटिव, ये कैसा बनेगा, नेगेटिव। तो अगर एक ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है, अगर उसको पॉजिटिवली चार्ज करूंगा तो उसका मास कम हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज करूंगा तो उसका मास ज्यादा हो जाएगा। सर लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल लेते हैं ना। हाँ तो मतलब बस कह रहा हूँ ना, दीज आर जस्ट थ्योरी, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा,
ठीक है ना, बताने के लिए, है ना। ऐसे में कहूंगा ना कि किसी बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के मैंने फेंक दिया, लेकिन किसी में एक इलेक्ट्रॉन को निकाल थोड़ी सकते हैं। फिर कहते हैं चार्ज इज क्वांटिफाइज, ये तुमने केमिस्ट्री में किया होगा जब बिरानी सर ने वो कराया होगा मिलिकन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, किया हुआ है। skip कर दिया। हाँ, हाँ सर। चार्ज की जो स्मॉलेस्ट जो यूनिट है, स्मॉलेस्ट चार्ज जो यूनिट है ना, वो मेरे पास में इलेक्ट्रॉन है। ओके, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। बाकी जो ये हाफ पार्टिकल आते हैं बोसोन जिनको बोलते हैं, ठीक है, वो मतलब जिसके अंदर आपकी चार्ज की वैल्यू है प्लस मतलब कि हाफ इलेक्ट्रॉन 2/3 इलेक्ट्रॉन होती है, उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज उनका जो लाइफ टाइम है बहुत छोटा होता है और वो स्टेबल नहीं होते, हम उनको नहीं पढ़ेंगे। फिर कुछ प्रॉपर्टीज, सेम चार्जेस रिपेल, है ना, ओके, एंड ऑपोजिट अट्रैक्ट। ठीक है भाई, यस सर। ओके। और हाँ, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम। तुम किसी भी रेफरेंस फ्रेम से देखो उसको, चार्ज की वैल्यू उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। ऐसा नहीं है कि तुमने रेफरेंस फ्रेम को चेंज कर दिया तो तुम्हारा जो चार्ज है वो है ना मतलब कि कम ज्यादा, जैसे कि हमारे पास वेलोसिटी वगैरह ये होती है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, चार्ज उतना ही रहेगा। ओके, तो ये कुछ चार्ज की वो है ना प्रॉपर्टीज हैं, बट स्टिल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन पे अभी तक नहीं आए। तो ये हमने चार्ज के बारे में पढ़ लिया। अब मुझे बताओ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? स्टडी ऑफ चार्ज। स्टडी ऑफ चार्ज, तो स्टडी ऑफ चार्ज तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी आएगा, उसको क्यों नहीं बोलते अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? उसका नाम हमने अलग क्यों रखा? सर स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज नहीं, फ्लो ऑफ चार्ज को तो Study करंट of बोलते statics हैं। exerted by charge. Charges are stationary. तो चार्ज इसमें रेस्ट पे रहता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ, ठीक है, स्टैटिक चार्ज, या फिर बोल दो स्टडी ऑफ इफेक्ट, है ना। मतलब कि भाई स्टैटिक चार्ज की वजह से जो वो आते होंगे ना, इफेक्ट आते होंगे, स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ स्टैटिक चार्ज, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो मैंने नोट्स भेजा सबसे ऊपर। अब देखो इसके अंदर एक वर्ड आ गया स्टैटिक, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड, देखो एक वर्ड होता है स्टैटिक, एक होता है डायनामिक, पता है ना। जैसे मतलब आरबीडी में हमने, तो आरबीडी का फुल फॉर्म क्या है? रिजिड बॉडी डायनामिक्स। डायनामिक्स बताओ क्या मतलब होता है स्टैटिक और डायनामिक्स? स्टैटिक Static मतलब मतलब रेस्ट पे या फिर स्टेशनरी। पे स्टेशनरी। नहीं, ये मतलब नहीं। स्टैटिक का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि कोई चीज स्टेशनरी है। यूनिवर्स में रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। रिलेटिव टू व्हाट? जैसे एक अपना एग्जांपल देता हूँ, सपोज एक वायर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हाँ भाई, ओके, तो पहले एक और अपने एग्जांपल, सपोज एक कैन वाटर बॉटल है, इसके अंदर पानी है, इस बॉटल को यहां से उठा के मैं यहां लेके आ गया, तो अंदर का जो पानी था उसने क्या किया? जैसे बोलते हैं ना कि वाटर इज फ्लोइंग, बट जब मैं क्वेश्चन में लिखता हूं तो मैं लिखता हूं ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेलोसिटी इतना। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मूविंग एंड फ्लोइंग। तो उसकी बात करते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है तुम, अगर मैं इसको एक इंग्लिश के स्टेटमेंट में लिखूं तो क्या लिखूंगा मैं?
water has moved or water has flowed? हाँ, और इसी के बजाय अगर मैं इसको ऐसा कर देता, तो इनमें क्या डिफरेंस है? कौन सी चीज मूविंग है, कौन सी चीज फ्लोइंग है? और यहीं से तुम्हारे पास ना डेफिनेशन भी आ जाएगा। नीचे वाला definition? सेकंड वाला ये है फ्लोइंग, ठीक है। ये चीज है, इसको बोलते हैं मूविंग। मूविंग का मतलब होता है जिस ऑब्जेक्ट पे तुमने रखा हुआ था, जिस कंटेनर में उसको रखा हुआ था, उस कंटेनर मतलब उसका मतलब होता है नो रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू द कंटेनर, जिस कंटेनर में था। यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे है ना रिलेटिव मोशन है, बोतल तो वहीं रखा हुआ है, पानी निकल गया। तो वैसे ही सपोज ये वायर है, इस वायर को मैं यहां से उठा के मैं यहां लेके आ गया, ये अगर ये वायर स्टेशनरी ही है, मान लो हमेशा स्टेशनरी है, तो फिर तो स्टैटिक चार्ज हो ही गया। लेकिन अगर इस पूरे वायर को उठा के मैं यहां से यहां पे लेके आया, तो चार्ज ने क्या किया? फ्लो किया या फिर मूव किया? आइदर एट रेस्ट, ठीक है, और क्या? डिस्प्लेस्ड। तो ये जो पूरी चीज है, इसको कंबाइन करके भी स्टैटिक्स ही बोलते हैं। ये स्टैटिक है। मूविंग का मतलब क्या होता है? करंट कैसे फ्लो होता है? वायर हमेशा हमारा यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? नहीं, एक इलेक्ट्रॉन, वही इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ था, फिर वो यहाँ पे आ गया, फिर वो यहाँ पे आ गया, फिर वो यहाँ पे आ गया। वो वायर के फ्रेम में क्या कर रहा है? रिलेटिव मोशन करता है। तो इसको बोलते हैं फ्लोइंग ऑफ चार्ज, और इसको ये बोल देते हैं और डायनामिक्स। तो स्टैटिक, हम इसके अंदर स्टैटिक को पढ़ते हैं। स्टैटिक का मतलब हुआ व्हेन चार्ज हैज नो रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू द बॉडी। जिस बॉडी को हमने चार्ज किया है उसके रेस्पेक्ट में उसके पास वेलोसिटी नहीं है। तो हमको इतना याद रखना है कि स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ स्टैटिक चार्ज, ठीक है। हाँ भाई, चलो अब हमारे पास क्वेश्चन आता है हाउ टू चार्ज ए बॉडी। किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवा सकते हैं। यस। अब इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं? सबसे जो अपना इजी मेथड होता है फ्रिक्शन। अगर दो ऑब्जेक्ट को रब करते हो तो जो तुम्हारे में आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके पास जो न्यूक्लियस का फोर्स दैट इज वेरी लेस, सो दे कैन शिफ्ट फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। वो डिपेंड करता है कि कौन सा जो मटेरियल है वो उसको एक्सेप्ट करता है, कौन सा तुम्हारा डोनर है, ठीक है। तो बाय फ्रिक्शन ये हमेशा किया हुआ है, एक्सपेरिमेंट किया है कभी। एक वो लेना, क्या बोलते हैं, कोम लेना, कोम को अच्छे से रब कर लो अपने के सिर के अंदर, और उसको किसी भी पेपर के आसपास लेके जाओगे तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है, राइट? हाँ सर। भाई ये तो देखा होगा ना, स्टैटिक चार्ज इसको बोलते हैं। कभी कभी तुम बैठे रहते हो, एकदम से कोई हाथ लगाता है, करंट सा आ जाता है, तो वो यही है। कभी तुमने स्लाइड किया? हाँ सर। जैसे मान लो एक तुम्हारे जो भी बिल्डिंग के अंदर सपोज स्लाइड है कोई, ठीक है, तुम यहाँ पे बैठे, तुम स्लाइड करके यहाँ पे आ गए, वापस यहाँ पे जल्दी से वापस आ गए, वापस तुमने इनफाइनेटली मतलब कि स्लाइड कर दिया। अब देखो, स्लाइड कर रहे हो तो तुम्हारा बॉडी और जो नीचे वाला प्लास्टिक का जो वो है उसके बीच के अंदर फ्रिक्शन लग रहा है। फ्रिक्शन लग रहा है तो या तो इलेक्ट्रॉन तुम्हारे अंदर से उसमें जाएंगे या उसके अंदर से तुम्हारे अंदर जाएंगे। इन एनी केस हमेशा एक जैसा ही काम हो रहा है, तो तुम्हारी बॉडी के ऊपर बहुत सारा चार्ज आ जाएगा। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव।
तो अगर तुम कहीं जाके चेयर के ऊपर बैठ गए अब, तो एक तो तुम्हारे बाल खड़े हो जाएंगे। क्यों खड़े हो जाएंगे बाल? क्योंकि बाल के ऊपर जो चार्ज आएगा सेम चार्ज है, और सेम चार्ज क्या करता है? रिपेल करता है। तो सारे बाल अगर एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो वो सारे खड़े हो जाएंगे, उनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। और इस पॉइंट पे अगर कोई तुम्हारे हाथ लगाएगा तो हल्का सा करंट आता है, जिसको हम स्टैटिक अपने इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इसी की वजह से ये अपने थंडरिंग होती है, जब बादल जो कहते हैं रब करते हैं ना, तो इसी की, क्योंकि वहां पे चार्ज का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। सेकंड हमारे पास में आता है कंडक्शन। दो मेथड होता है, कंडक्शन भी होता है, इंडक्शन भी होता है। ठीक है, तो सपोज पहले हमने कर दिया कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या होता है? एक चार्ज पार्टिकल सर, को free एक electrons पार्टिकल होता के है। बगल में रख। कंडक्शन का मतलब जैसे हमने हीट ट्रांसफर में देखा था, तुम्हारा मटेरियल वहीं पे है, लेकिन जो तुम्हारा चार्ज है वो मूव करके कहीं और चला गया। अभी हमने देखा कि पॉजिटिव चार्ज तो क्या करते हैं, ये करते हैं, क्या रिपेल करते हैं, और जो नहीं, जो एक जैसे चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं, दूसरे भी करते हैं। तो मैंने क्या किया, एक चार्ज बॉडी जो कि ऑलरेडी चार्ज है, सपोज इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसको एक न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में लेके आया। ये है न्यूट्रल। अब देखो इसके पास चार्ज है, मतलब कि इसका हाई पोटेंशियल है। ठीक है, उसका पोटेंशियल 0 है, उसके पास में चार्ज है ही नहीं, और चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पे जाएगा। तो जब मैं इन दोनों को ऐसे कर दूंगा ना, कनेक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका थोड़ा सा चार्ज इसके पास आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही वो चार्ज वहां पे आया, इस वायर को कट कर दो, तो तुम्हारे पास ये जो बॉडी है ये क्या बन गई? चार्ज हो गई ना। और ये जो चार्ज का फ्लो हुआ है ये कैसे हुआ है? एक वायर के थ्रू, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन बोलते हैं ना इस फिनोमेना को, जैसे हीट ट्रांसफर में किया था। तो ये हमारे पास कंडक्शन हो गया। एक और मेथड हमारे पास में आता है इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है कि the objects are not in contact, but because of influence of one object the other object is charged। कैसे? सपोज यहाँ पे एक चार्ज ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया, ये चार्ज, और ये न्यूट्रल बॉडी है। तो न्यूट्रल बॉडी के अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो होते हैं। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है उस न्यूट्रल बॉडी के पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, और जो नेगेटिव चार्ज है उसको अपने अट्रैक्ट करेगा। तो नेगेटिव चार्ज तो यहाँ की तरफ आ जाएंगे पास पास में ना, अट्रैक्ट होते होते, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे। ये टेम्पररी होगा। अगर ये चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है तो वो हमेशा ऐसे रहेंगे। अब देखो ये चार्ज को अपने पास में लेके आना चाहता है, लेकिन कैसे लेके आए? चार्ज है ना, उड़ के तो आ नहीं सकता है, उसको एक वो चाहिए ना, क्या बोलते हैं, कंडक्शन मीडियम चाहिए। तो ये क्या है कि ये चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, बाउंड्री पे आ जाएगा। ये चार्ज जो है ना, पॉजिटिव चार्ज बाहर जाना चाहता है, कहाँ की तरफ? कहते राइट हैंड साइड में। लेकिन बाहर कैसे जाए? उसके पास में देयर इज नो कंडक्टिंग मीडियम। और जो नेगेटिव चार्ज है, इट वांट टू मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट, बट देयर इज नो कंडक्टिंग मीडियम। तो ये जो फिनोमेना है इसको इंडक्शन बोलते हैं। अब सपोज मैंने क्या किया, इसको अर्थ कर दिया। अगर मैं इसको अर्थ कर दूंगा सपोज, तो पॉजिटिव चार्ज के पास में आगे जाने के लिए एक वो बन गया ना, मीडियम बन गया। भाई मैं कोई तुमको ना रिपेल कर रहा है और यहाँ पे जाने का रास्ता है, तो क्या करोगे? तुम आगे जाओगे ना। तो फाइनली क्या बन जाएगा कि ये पूरी जो बॉडी है इसमें नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रहेगा इस तरफ, और यहाँ पे पूरा का पूरा चार्ज यहाँ चला जाएगा। तो अब ये जो बॉडी है ये कैसे बन गई है? नेगेटिवली चार्ज। अब मैं यहाँ से इस वायर को हटा दूंगा, तो मेरा जो पूरा बॉडी है दैट इज नेगेटिवली चार्ज विदाउट कॉन्टैक्ट ऑफ ए चार्ज बॉडी। So this phenomena is called induction। और कौन सा पढ़ा हुआ है तुमने? बताओ चार्जिंग वाला फंडा, जहां से तुम
किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हो। सर मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस में चार्ज हो सकता है? मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस से बेटा नहीं, मैग्नेटिक फोर्स जो लगता है दैट इज ओनली ऑन मूविंग चार्ज। अगर चार्ज मेरा स्टेशनरी है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है। मतलब किसी न्यूट्रल बॉडी को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो नहीं होगा चार्ज? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसको। ओके सर। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज ना। तो अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो लगेगा। अगर चार्ज तुम्हारा स्टेशनरी रखा हुआ है तो उसके ऊपर फोर्स नहीं लगता। सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है? यस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तुमने पढ़ा हुआ है। क्या करता फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? भाई ये मतलब हमारे वो पास थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स निकाल देगा। ये मेरे पास में प्लेट है, यहाँ पे क्या हुआ है, रेडिएशन आया, और जो मेरा रेडिएशन है उसका जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज मोर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो क्या करेगा वो, इलेक्ट्रॉन को अपने इजेक्ट कर देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, तो इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, तो ये जो मेरा बॉडी है ये क्या बन गया, पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज। ऐसे ही अगर किसी ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा हीट कर देते हो तो उसको बोलते हैं थर्मल इमिशन। ठीक है, तो वो बाहर जाएगी, मतलब कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है उसके पास में एनर्जी आएगी और चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ भाई, हाँ सर। ओके। तो ये सब चीजें इंट्रोडक्शन वाली चीज है। ठीक है, दिस इज ऑफ नो यूज एट ऑल, फालतू में। इसके ऊपर कोई भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता। दिस इज ओनली फॉर, कहते हैं ना, सेटिस्फेक्शन, कि आई शुड नो द स्टफ। कल को कोई पूछे तो मुझे आना चाहिए। एग्जाम में नहीं आता ये कि बताओ अगर एक बॉडी का पॉजिटिवली चार्ज कर दिया तो मास कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। हमारे इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते ना, और तुम्हारे स्कूल में भी नहीं आते। कम टू द रियल स्टफ। जब दो चार्ज होंगे तो क्या होगा? ठीक है, तो हमारे जो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, द फर्स्ट थिंग इज कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स ने ये बताया था कि इफ देयर आर टू चार्जेस, ठीक है, तो उनके बीच जो भी तुम्हारा फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, तो जिसको हम बोलते हैं कूलम्ब्स फोर्स या कूलम्ब्स लॉ बोल दो, कुछ भी बोल दो। कूलम्ब्स लॉ बोल दो। तो ये इन्होंने क्या कहा था कि अज्यूम देयर आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2। अब ये तो मुझे पता है कि दो पॉइंट चार्ज हैं, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में रहते हैं। आई कैन जॉइन ए लाइन, ये मेरे पास। अगर सपोज इनके बीच में डिस्टेंस है R, तो इनके बीच, और सपोज ये दोनों वैक्यूम में रखे हुए हैं, देयर इज नो मतलब मटेरियल इनसाइड, ओके, बिटवीन देम। तो जो हमारे पास में फोर्स लगता है, फोर्स हमारे पास में आता है K Q1 Q2 अपॉन R², ये फोर्स आता है। ठीक है, अब देखो, अगर दोनों तुम्हारे चार्जेस सेम हैं तो तुम्हारे पास में फोर्स कैसा आएगा, रिपल्शन। और अगर तुम्हारे पास में ऑपोजिट है तो अपना अट्रैक्शन। एंड फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखना पड़ेगा। तो चलो लिखते हैं। तो पहले सपोज इसको मैंने लिखा चार्ज 1, इसको मैंने लिखा चार्ज 2। तो अगर मैं ये लिखना चाहूँ कि फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1 इन वेक्टर फॉर्म, क्या बन जाएगा? तो जब भी तुम एक चीज लिखोगे तो तुम्हारे पास एक तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, उसका यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड तो ये बने, K इज a स्केलर क्वांटिटी, Q1 इज a स्केलर क्वांटिटी, Q2 इज a स्केलर क्वांटिटी, R² इज द स्केलर क्वांटिटी। अब मुझे चाहिए यूनिट वेक्टर। सपोज ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, फोर्स कहाँ की तरफ लगेगा? अपोजिट। यहाँ की तरफ आएगा ना, बाहर की तरफ। तो वो आ जाएगा R12। R12 वेक्टर क्या बन जाएगा? या फिर अगर मैं
ये ना लिखूं 1 2, सपोज इसको मैंने बोल दिया A, इसको मैंने बोल दिया B, तो फोर्स ऑन B बिकॉज ऑफ A कहाँ की तरफ लगेगा? यूनिट वेक्टर AB। ये आएगा ना, जो मेरा AB लाइन है उसके अलोंग का यूनिट वेक्टर। सही है। अगर मैं निकालूं फोर्स ऑन A बिकॉज ऑफ B तो सेम चीज आएगी, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बाई न्यूटन थर्ड लॉ। अगर ऑब्जेक्ट 1 ने 2 पे फोर्स लगाया है तो ऑब्जेक्ट 2 किस पे लगाएगा? 1 पे लगाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा इसका डायरेक्शन? R BA, क्योंकि उस पे इधर लगेगा। तो यहाँ से बोला ना कि अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके सिस्टम ले लूं तो FBA और F, तो मैं कह सकता हूं कि FAB वेक्टर इज माइनस ऑफ FBA। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट दोनों ऑपोजिट वेक्टर हैं। अगर इसके अंदर कोई चार्ज और नेगेटिव हुआ तो जो तुम्हारा जो सामने वेक्टर है, किसी वेक्टर के सामने माइनस साइन आ जाएगा, तो मतलब उसका जो डायरेक्शन है उसको ऑपोजिट कर दो, अदर थिंग्स विल रिमेन सेम। ठीक है, अब थोड़ा सा के के बारे में पढ़ते हैं। के क्या बोलता है? के जो होता है ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू आती है 9 × 10 की पावर 9। यूनिट क्या बन जाएगा? फोर्स क्या होता है? न्यूटन। R स्क्वायर बन जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है? चार्ज इनटू चार्ज, क्या बन जाएगा? कूलम। कूलम स्क्वायर। ये बन गया इसका यूनिट और ये इसकी वैल्यू है। कहां से आई हमको नहीं पता, हमको इसकी वैल्यू को याद रखना है। ठीक है, अब इसमें 1/4 पाई तो कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट इज द इंटरेस्टिंग थिंग। एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका मतलब हुआ कि अगर मैंने दोनों चार्जेस को वैक्यूम में रखा हुआ है तो हमारे पास में इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा। अगर दोनों चार्जेस को मैं किसी और मीडियम में रख दूंगा, सपोज सम अदर मीडियम, सपोज पानी के अंदर रख दिया, तो फोर्स की वैल्यू अलग आएगी। जैसे सपोज यही चीज, ये हमारे पास में चार्ज Q1 है, ये हमारे पास में चार्ज Q2 है। सपोज इनको मैंने किसी और मीडियम में रख दिया, ठीक है, तो अब जो फोर्स लगेगा वो फोर्स बन जाएगा के नहीं आएगा, अब जो आएगा के वो मेरा अलग हो जाएगा, वो बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ जो एप्सिलॉन है वो क्या बन जाएगा भाई? परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, कि वो जो मीडियम है वो कितना फोर्स लगने दे रहा है। ठीक है, और ये सब कुछ क्यों होगा? और यहां से अगर हम देखेंगे ना कि ये वाला, तो अगर दो चार्जेस को मैंने वैक्यूम में रखा है तो फोर्स जो आता है वो मैक्सिमम आता है। उसके अलावा अगर मैं किसी भी और मीडियम में रख दूंगा तो फोर्स की वैल्यू कम ही हो जाती है। तो जो एप्सिलॉन है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट। और इसके लिए एक और चीज हम करते हैं डिफाइन, जिसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो जैसे से वो होता है ना रिलेटिव, अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, उसी टाइप से यही बन जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन आर से। और एप्सिलॉन आर जो है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। मतलब अगर क्यों, आपको इसका मैं रीजन बताएगा कि अगर मैं किसी और मीडियम में रख दूंगा तो फोर्स कम क्यों लगेगा? सर एप्सिलॉन बढ़ेगा तो फोर्स कम। अरे तो बात ये तो तुमने ये बोल दिया, लेकिन अगर प्रैक्टिकली पूछूं ऐसा क्यों होगा, फोर्स की वैल्यू कम क्यों हो जाएगी? सर सपोज हम लोग उसे वाटर मीडियम में रखते हैं तो वाटर में H2O मॉलिक्यूल्स रहते हैं, तो वो डाइपोल इंटरेक्शन डाइपोल आ जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने वो देखा था ना, एक इंड्यूस हो रहे थे चार्ज। तो देखो सपोज मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है,
रफली एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर कोई अपना फॉर्मुलेशन नहीं बनेगा। ये मेरे पास सपोज एक चार्ज है प्लस क्यू, और यहाँ भी मेरे पास चार्ज है प्लस क्यू। इसके ऊपर फोर्स कहाँ की तरफ लगना चाहिए? कहाँ की तरफ लगना चाहिए? यहाँ की तरफ आएगा ना। इसको मैंने बोला ए, इसको मैंने बोला बी, तो ये बन जाएगा एफ ऑन बी बिकॉज ऑफ ए। अगर वैक्यूम होता तो क्या इस चार्ज पे फोर्स और लगाने वाला और कोई है? नहीं सर। अब मैं कर रहा हूँ कि नहीं, वैक्यूम नहीं है, कुछ और मीडियम है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या करेगा? ये जो आसपास वाला जो मेरा मटेरियल है, ये वाला मटेरियल है, ये वाला, इस मटेरियल के अंदर के जो पॉजिटिव चार्ज है उनको क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो यहाँ पे लेके आ जाएगा ना पॉजिटिव चार्ज को, और जो नेगेटिव चार्ज है उनको कहाँ लेके आ जाएगा? उनको यहाँ ले आएगा। अब ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है ये भी तो फोर्स लगाएंगे ना उसके ऊपर। तो बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज है मेरा Q1, ये नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव, और ये पॉजिटिव क्या करेगा? उसको रिपेल करेगा। तो अब जो उसके ऊपर जो है रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो क्या बन जाएगा? एफ ए बी में से कुछ चीजें सबट्रैक्ट होंगी ना, क्योंकि ऑपोजिट फोर्स आ गया। तो इसलिए बोलते हैं जो है ना रिजल्टेंट फोर्स आता है दैट इज लेस देन आवर वैक्यूम वाला फोर्स। और ये क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ इंड्यूस, चीजें इंड्यूस हो रही हैं। तो अगर किसी मटेरियल में इंड्यूस होने की कैपेबिलिटी ही नहीं है तो उसके अंदर तो हमारे पास क्या बन जाएगा? फोर्स सेम रहेगा। और जिस मटेरियल में इंड्यूस होने की प्रॉपर्टी जितनी ज्यादा है उसके अंदर जो फोर्स का अमाउंट है वो उतना ही कम हो जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज इंड्यूस होगा तुम्हारे पास जो ऑपोजिट फोर्स है वो उतना ही ज्यादा हो जाएगा। तो हमारा जो है रिजल्टेंट फोर्स लगने वाला है वो कम हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि भाई बाकी अगर तुम किसी भी मीडियम में चार्ज पार्टिकल्स को रखोगे तो फोर्स की वैल्यू हमेशा ही कम हो जाएगी, उसकी जो है परमिटिविटी है, ठीक है, वो ज्यादा हो गई है। ओके, हाँ भाई, क्लियर? Yes, sir. हाँ भाई, किसी को भी कुछ यहाँ तक डाउट? और ये जो मैं एप्सिलॉन आर वगैरह है इसके बारे में हम ना कंडक्शन जब पढ़ेंगे ना, कंडक्टर्स पढ़ेंगे, उसके अंदर थोड़ा अच्छे से ना पढ़ेंगे। अभी इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी हमारा पर्पस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स वगैरह ये पढ़ना। ओके, अब आगे आते हैं। थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं? हाँ, यहाँ हो गया। तो देखो, अभी हमने बोला कि जो भी हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है F, वो हमारे पास में है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब तक हम लोग को स्पेसिफाई ना करे कि और कोई मीडियम है, वी विल अज्यूम कि जो भी कुछ हो रहा है वैक्यूम में हो रहा है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, फोर्स है पोलर वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है फोर्स? पोलर या एक्सियल? बताओ भाई। फोर्स इज ए राधिका? सर पोलर है शायद। क्या होता है पोलर वेक्टर का डेफिनेशन? मतलब क्या होता है पोलर वेक्टर? सर जो चार्जेस से डील करेगा, इस पे दो पर्टिकुलर डिस्टिंक्ट चार्जेस हैं। चार्ज? अरे कहाँ जा रही हो? आई एम टॉकिंग अबाउट वेक्टर्स, तुम अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आ गई। फोर्स, फोर्स इज ए पोलर वेक्टर। क्या होते हैं पोलर वेक्टर? जिनको आई कैन रिप्रेजेंट एज एरो, जिसमें हेड और टेल होता है, जिसमें आई कैन डू द वेक्टर एडिशन। पोलर वेक्टर में एक्सियल वेक्टर, दो वेक्टर होते हैं ना, एक्सियल वेक्टर आर ओमेगा अल्फा, है ना, उनमें एडिशन काम नहीं करता है। लेकिन पोलर वेक्टर के अंदर हमारा कहता है ट्राइंगल लॉ, पॉलीगन लॉ, सब कुछ लग सकते हैं। तो फोर्स इज ए
पोलर वेक्टर। सो वेक्टर एडिशन के जो कहते हैं ट्राइंगल लॉ थे, जो पॉलीगन लॉ थे, ऑल आर एप्लीकेबल हियर। ओके, तो जैसे देखो अब बस इसके एग्जांपल, ये एग्जांपल है। सपोज मेरे पास एक ये है ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में यहाँ भी क्यू चार्ज रखा है, यहाँ भी क्यू चार्ज रखा है, यहाँ भी क्यू चार्ज, सेम चार्ज है और इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड है एल। तुमसे पूछा फाइंड नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज, बताओ क्या आएगा? बताओ बताओ, चलो सॉल्व करो। कैसे करोगे पहले तो ये बताओ। अगर किस हैं और तुमसे पूछा रिजल्टेंट फोर्स बताओ तो कैसे चुपचाप क्यों आंसर कर रहे हो? सर सॉल्व कर रहे हैं। अरे मुझे आइडिया दो ना, तुम सॉल्व करने पे मतलब कैसे करेंगे? I want the procedure. आपको वॉइस लैग How हो will you रहा solve? सर आपका आवाज वॉइस नहीं आ रही। लैग हो रहा है। यार एक्चुअली मेरे घर पे पावर चला गया तो अब फोन के नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ मैं, सर हम इसमें तो पहले हो सकता है थोड़ी आवाज। 90 डिग्री का ट्रायंगल बना के 60-60 यूज करके डिस्टेंस क्यों फाइंड, बनाएंगे? एक सेकेंड 90 डिग्री का ट्रायंगल क्यों बनाओगे? तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो डिस्टेंस मैंने ऊपर वाले ऑलरेडी चार्ट दिया पे तो हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके साइड में एल है। सर चार्ज अवे लगेगा तो दोनों का दोनों चार्ज का एक के ऊपर ले लेंगे, वो के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर आएगा यस बेटा देखो, और फिर अगर सपोज मैं एंगल इस पे निकाल बाइसेक्टर रहा पे हूँ, हो जाएगा। जैसे ये मेरे पास में एक चार्ज है, इसके ऊपर फोर्स कौन कौन लगाएगा? ये वाला लगाएगा, पहले वाला चार्ज कहाँ लगाएगा? यहाँ की तरफ आएगा। हाँ सर। कौन बोल रही थी परपेंडिकुलर करेंगे? मैं क्यों करेंगे परपेंडिकुलर? क्यों तो मैंने भाई? तुमको दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंसीडर किया तो क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस चार्ज है, ये तो बस जो लाइन बना रखी है वो तो ऐसे ही है, कुछ है थोड़ी वो। हाँ सर। तो तुमको दो चार्जेस दिए हुए हैं जिनके बीच का डिस्टेंस एल है, फोर्स कितना बनेगा? के Q1 Q2 अपॉन एल स्क्वायर। ये यहाँ पे फोर्स आ गया। फिर सेकंड वाला फोर्स कहाँ की तरफ आएगा? यहाँ की तरफ। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? के Q1 Q2 अपॉन एल स्क्वायर। बस इतने फोर्स हैं और तो कोई है ही नहीं। तो नाउ देयर आर टू वेक्टर्स, इनके बीच में एंगल कितना है? तुमको पहले दिया हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल है 60 डिग्री। अब बताओ, दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं जिनके बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो उनका रिजल्टेंट कितना आता है? एंगल R। बाइसेक्टर। तो R की वैल्यू हो जाएगी √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। फॉर्मूला लगाएंगे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 लगाओगे, यहां से आता है ना R। तो व्हेन ए और बी दोनों सेम है तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos 60 कितना होता है? हाफ। तो क्या बन जाएगा? √3 टाइम्स a। तो हमारे पास में आ गया। अब सपोज मैं दे दूं कि सपोज इसका मास है m मास है, तो बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? तो बता देंगे फोर्स बाय मास इसका एक्सेलरेशन होगा। क्या सारे के सारे पार्टिकल पे इक्वल फोर्स लग रहा होगा? हाँ सर, इस कंडीशन में लगेगा। यस भाई, सब कुछ सिमेट्रिक है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या करना है हमको? ओके, क्लियर है भाई सबको? हाँ सर। अबे किसी को कुछ डाउट? ओके चलो और करो। एक स्क्वायर ले लिया मैंने।
तो इसमें ऐसे आएंगे, स्क्वायर ले लेंगे, रेक्टेंगल ले लेंगे, प्लस चार्ज, सपोज यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पे चार्ज है √2 क्यू, नहीं -2 क्यू, ठीक है, और यहाँ पे चार्ज है क्यू, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है क्यू, इसकी वैल्यू हमको नहीं पता सपोज, ठीक है, ये चार्ज है x, ये डिस्टेंस l l l l, तुमसे पूछा है फाइंड x सच दैट चार्ज q इज इन इक्विलिब्रियम, बताओ क्या होगा, क्या मतलब होता है इक्विलिब्रियम का? दोनों साइड से इसको सेम चार्ज लगेगा। है क्या बोल रही हो? सर इक्वल एंड ऑपोजिट वो मिलेगा। नेट फोर्स इधर उधर नहीं नेट फोर्स 0 हो है। जाएगा। हाँ सर। यार जैसे लोग सही में सामने हो ना, सबको थप्पड़ मार दो एक। अगर कोई तुम्हें बोलता है इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है तो क्या बोलोगे? ये बोलोगे हाँ दोनों तरफ दो फोर्स लगना चाहिए, सिंपली रिजल्टेंट फोर्स कितना होना चाहिए? 0, बस इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन ही यही है। पता नहीं तुम कौन सी डेफिनेशन बता रहे हो। ये कहाँ की डेफिनेशन है कि दो फोर्स इक्वल लगने चाहिए, अपोजिट लगने चाहिए, ये वो क्या है ये? इक्विलिब्रियम का सिंपली मीनिंग होता है कि एफ नेट शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन की बात कर रहे हैं, रोटेशनल की बात ही नहीं कर रहे। रोटेशनल की बात करते तो क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट टॉर्क ऑन द सिस्टम विल आल्सो बी 0। अब मुझे उस पॉइंट पे फोर्स को 0 करना है, बताओ कैसे करोगे 0? कितने फोर्स लग रहे हैं उसके ऊपर? 3। तो उन तीनों को पहले तो अपने ड्रॉ करो, पहले तो पूरा क्वेश्चन और डायग्राम में करना है, इक्वेशन तो बहुत बाद में लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे चार्ज q है, यहाँ पे चार्ज q है, यहाँ पे चार्ज x है, ये डिस्टेंस l, ये डिस्टेंस l, ठीक है। फोर्स लगाओ, कितने फोर्स लग रहे हैं लिखो, रिप्रेजेंट करो। यहाँ की तरफ कितना आएगा फोर्स, अगर इस चार्ज की वैल्यू q है तो k q अपॉन l स्क्वायर। ये वाला इसका कहाँ की तरफ आएगा? यहाँ की तरफ ही आएगा ना, क्योंकि वो भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और सेम आएगा। तो k q स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। अब देखो, अगर मुझे इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स को 0 करना है तो पहली चीज तो ये कि मेरा फोर्स कहाँ की तरफ आना चाहिए? ये यहाँ की तरफ आना चाहिए ना, तीसरा फोर्स तो। और यहाँ की तरफ आने के लिए इस चार्ज को कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? ऑपोजिट चार्जेस होंगे, ऑपोजिट होना चाहिए ना, तो ही तो अट्रैक्ट करेगा। तो वो अगर पॉजिटिव है, ये जो चार्ज है इसको, ये तो मुझे पता लग गया कि ये चार्ज कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। अब मुझे सारे फोर्सेस का समेशन 0 करना है, तो पहले तो इसका और इसका रिजल्टेंट निकालें। कितना आ जाएगा इसका रिजल्टेंट यहाँ की तरफ? √2 दो वेक्टर जिनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, उनका रिजल्टेंट कितना आता है? √2 का टर्म आता है ना, तो √2 k q अपॉन l स्क्वायर, ठीक है। हाँ भाई, अब देखो, अगर इसको बैलेंस करना है तो इसका फोर्स भी यहाँ की तरफ कितना होना चाहिए? इतना ही होना चाहिए ना, ये वाला। तो इसको मैंने बोल दिया f डैश। तो जो मतलब कि f डैश है उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? ये चार्ज q है, ये x है, तो क्या बना है k q x अपॉन इसका डिस्टेंस कितना है? ये वाला √2l √2l होता है ना डायगोनल का स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होना चाहिए? √2 k q अपॉन l स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या बन जाएगी? 2√2 2√2, तो ये बन जाएगा 2√2 q। लेकिन मुझे पता है कि उसका साइन कैसा होना चाहिए? माइनस होना चाहिए ना, अट्रैक्ट करना है उसको। तो ये लो, तो ये मेरा आंसर बन गया माइनस। ठीक है, हाँ भाई। हाँ सर।
यस सर। यस। इतने सोए हुए लोग हो यार तुम, मतलब क्या बताऊं मैं। और कर, एक हेक्सागन है, सपोज यहाँ भी चार्ज क्यू, यहाँ भी चार्ज क्यू, यहाँ भी चार्ज क्यू, यहाँ फाइंड साइड इसकी एल है, फाइंड नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज, सबके ऊपर सेम आएगा। बताओ कोई भी एक चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा रिजल्ट में। वही हमको सुपरपोजिशन लगाना है, बाकी सारे जो फोर्स है उन सबको लगा के और उनका रिजल्टेंट निकालना है। तो इसके लिए हमको दो इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए। क्या? और शायद तुमको पता होंगी। सपोज तुम्हारे पास में एक वेक्टर है यहाँ की तरफ, एक वेक्टर है यहाँ की तरफ, इसका मैग्नीट्यूड भी ए, इसका मैग्नीट्यूड भी ए। अगर इसके बीच में एंगल है ना 120 है, तो क्या आता है रिजल्टेंट? दो वेक्टर के बीच में एंगल 120 होता है, मैग्नीट्यूड सेम है, ए आ तो जाएगा रिजल्टेंट। ए आता है। और अगर तुम्हारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए, एक वेक्टर ए, इनके बीच में एंगल अगर 60 डिग्री है और ये भी ए है, ये भी ए है, तो कितना आता है रिजल्टेंट? √3 है। अगर तुम्हारे पास में दो वेक्टर हैं जिनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, ये भी ए, ये भी ए, 90 डिग्री, तो कितना आता है रिजल्टेंट? √2 है। तो ये तीनों तो याद होने चाहिए हमको ना, इनको हम अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली कहीं पे भी। तो बताओ अब इसके अंदर जो किसी भी एक पॉइंट पे रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा?
हाँ भाई कैसे करोगे? किस किस का आंसर आया? सर एक मिनट। सर आया है बट मुझे पता नहीं सही है या नहीं। ओके कैसे किया बताओ? सर पहले डायरेक्शंस ड्रॉ कर लिया उसने और फिर पाइथागोरस से रैंक्स निकाले। वेट वेट वेट, तो मैं काम करता हूँ ना, 3 डायग्राम बनाता हूँ मैं पहले। भाई अगर सुपरपोजिशन करना है तो अलग अलग डायग्राम हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। सबको अलग अलग रिप्रेजेंट करेंगे और बाद में एक साथ में ऐड कर देंगे। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि सबसे ऊपर वाले चार्ज को लेता हूँ, राइट। इसके ऊपर फोर्स निकाल लेते हैं ना। तो इसके ऊपर पहले तो इसका और इसका निकालते हैं। एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, इन दोनों का फोर्स कितना आएगा? फिर रिजल्टेंट k² ही आएगा। देखो ये नहीं आएगा ना बेटा, ये नहीं यहाँ सर, की बीच में तरफ 60 रहेगा ना, तो रूट कितना 3 लगेगा आएगा कि k³ राइट। इसका भी यहाँ की तरफ कितना आएगा? k³/L²। इनके बीच में एंगल कितना होता है? ये वाला 60। 60 नहीं होता बेटा, 120 होता है ना सर? 120 होता है रेगुलर हेक्सागन में। सर वही तो रेगुलर k² हाँ, ही आएगा। तो अगर दो वेक्टर मेरे सेम मैग्नीट्यूड के हैं, 120 रेगुलर हेक्सागन, ये कहते दिखने के अंदर 60 लग रहा है लेकिन 120 होता है, ठीक है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो यहाँ पे बन जाएगा। क्या बन जाएगा? k³/L²। वेरी गुड, है ना। ओके अब इन दोनों का निकाल लेते हैं जो यहाँ पे रखे हुए थे चार्ज। और कहाँ पे आएगा? एंगल बाइसेक्टर पे आएगा ना। यहाँ पे चार्ज क्यों रखा है, यहाँ पे चार्ज क्यों रखा है, इन दोनों का निकालते हैं। ये यहाँ की तरफ ये ऐसा आएगा और ये ऐसा आएगा। ओके बताओ, पहले तो यहाँ से यहाँ का हमको वो निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस कितना आएगा? ये √3L। √3L। ये जो डिस्टेंस है दैट इज √3L। और इनके बीच में एंगल कितना? ये एंगल बनेगा 60। ओके फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा? k³/3L²। k³/3L², क्योंकि उसका स्क्वायर करना है ना। और यहाँ भी बन जाएगा k³/3। अब एंगल बीच में 60 डिग्री है तो ना रिजल्टेंट कितना बनता है? तो अपना √3 का फैक्टर आ जाएगा ना। तो क्या बन जाएगा? k³/√3L²। ये बन गया। हाँ सर। अब हमारे पास में यहाँ पे एक ही बचा है, ये वाला Q, और एक Q यहाँ पे। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 3L आ रहा है। 2L। अरे बेटा 2L होता है ना, देखो यार। हाँ सर L। हाँ सर। इसको ऐसे मिला दिया, ठीक है, ये बना दिया, ये बना दिया। ये एंगल कितना बन गया? 60। ये डिस्टेंस L, तो ये कितना बनेगा? L/2। ये भी कितना? L/2 और ये L, तो 2L। तो इसकी वजह से फोर्स कितना आएगा? k³/4L²। अब देखो सारे के सारे जो फोर्स हैं, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, तीनों एक ही लाइन में है ना तीनों।
हाँ सर। तो हमारे पास में मतलब एफ नेट क्या बन जाएगा, इन तीनों को ऐड कर देते हैं। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 + 1/√3 + 1/4, ये हमारे पास में आंसर आ गया। तो मेरा बस नीचे वो 1/4 नहीं 1/9 है, मेरा 1/9 आ गया ये ले होगा। लिया था हमने। हाँ, तो थोड़ा सा है ज्योमेट्री का ध्यान रखना है, इस चैप्टर के अंदर ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन आते हैं। तुमको एंगल वैंगल पता होने चाहिए कि कहाँ पे एंगल कौन सा बन रहा है। काफी जो है फिगर्स होते हैं, जो है रेगुलर, हेक्सागन, पेंटागन, ये वो, इनके इंटीरियर एंगल पता होने चाहिए। इनके कुछ जो भी है रेशो होते हैं, साइन रूल और कोसाइन रूल लगाने आने चाहिए हमेशा। ओके, तो बस ठीक है, आज इतना ही करेंगे। इसका जो एक्सरसाइज का जो पहले वाला है ना, जो कूलम्ब्स लॉ मैंने लिखा हुआ है जिसमें, उसको सॉल्व करना, जहां तक क्वेश्चन हो पाए उतने करना फिर। ओके, और आज वो किसका है अपना अभ्यास, किसका है अभ्यास सेशन?